हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए बिना किसी डिस्कस के आज अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, जीडी हो गया, अनेकों तरह का एग्जाम यानी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको ये टेस्ट देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का टेस्ट सीरीज है, जो कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ टेस्ट सीरीज बनाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का हम क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, रेडियो संक्रेता पदार्थ की अद्र जीवन काल 70 दिन का है। उस पदार्थ को 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 70 दिन का, ऑप्शन नंबर बी है 140 दिन का, ऑप्शन नंबर सी है 210 दिन का, ऑप्शन नंबर डी है 280 दिन का। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 140 दिन का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में अगला यानी दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? ऑप्शन ए है अंतर्द्रव जालिका, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी काय, ऑप्शन डी है लवक। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जी काय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पक्षी तथा तितली के पंख होते, पक्षी तथा तितली के पंख है। ऑप्शन ए है समजात अंग, ऑप्शन बी है असमजात अंग, ऑप्शन सी है अवशेषी अंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असमजात अंग। देखिए दोस्तों, पक्षी तथा तितली के पंख दो जो कि उड़ने में काम आते हैं, लेकिन इसकी संरचना है भिन्न भिन्न। क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस का संरचना भिन्न भिन्न होता है लेकिन कार्य समान होता है, वो असमजात अंग कहलाते हैं। यही होगा जिसके कार्य समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हो? तो उसको, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, समजात अंग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोना को तांबा के साथ मिश्रण कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है तो ताकि वह बन जाए। यानी सोना और तांबा को एक साथ मिश्रण कर मिश्र धातु में परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि वह बन पाएगा यानी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है चमकीला, ऑप्शन नंबर बी है मुलायम, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है टिकाऊ। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कठोर बनाने के लिए सोना में तांबा या चांदी, कोई भी तांबा या चांदी का मिश्रण किया जाता है। क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है ना, वो मुलायम होता है, उसे पेपर की तरह से फाड़ भी सकते हैं कि शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, सोना का आभूषण बनाने के लिए उसमें कठोरता पदार्थ बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी का मिश्रण किया जाता है। मिश्रण इसलिए मिश्रण इसलिए किया जाता है क्योंकि वो मुलायम से कठोर बन जाए। इसलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 20 न्यूटन का बल
10 केजी के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक लगता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है 40 जूल, ऑप्शन नंबर बी है 80 जूल, ऑप्शन नंबर सी है 100 जूल, ऑप्शन नंबर डी है 120 दिन 120 जूल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 80 जूल चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर सेकंड के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। ऑप्शन नंबर ए है 20 मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 30 मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 40 मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 50 मीटर सेकेंड। दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला 7 पे आता है। नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर ए है हवा से भारी, ऑप्शन नंबर बी है हवा से हल्की, ऑप्शन नंबर सी है हवा के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है सभी असत्य है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस है, हवा से हल्की होती है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा से हल्की होती है, इसलिए वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन है, जो कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी में रहते हैं, यानी ऊपर में रहता है, नीचे में नहीं रहता है। अगर यही भारी रहता तो नीचे में रहता हवा से, ये हवा से हल्की है, इसलिए ये वायुमंडल के ऊपर में रहता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14 ग्राम N2 यानी नाइट्रोजन गैस का आयतन NTP में कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है 44.8 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 2.24 लीटर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 11.2 लीटर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पे, श्वसन वर्णक रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है। श्वसन वर्णक रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वायुकोश, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है न्यूट्रोफिल। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कहा जाता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन का। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक, यानी फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी है मूलर, ऑप्शन नंबर डी है कैमरर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेमार्क। ये होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का, तो इसका होगा डार्विन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, कोई प्रतिध्वनि 3 सेकंड के बाद सुनाई देती है यदि ध्वनि की चाल
340 मीटर सेकेंड हो तो ध्वनि स्रोत से परावर्तित सतहों के बीच की दूरी कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 750 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 510 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है 1050 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1700 मीटर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 510 मीटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अक्रिय तत्व, ऑप्शन नंबर बी है क्षार धातु, ऑप्शन नंबर सी है क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर डी है हेलोजन। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। यही वर्ग फर्स्ट के तत्व बोलते हैं तो क्षार धातु होगा। यही अक्रिय गैस बोलता है तो इसका होगा यानी वर्ग 18 का तत्व होगा, वर्ग 18 का तत्व होगा अक्रिय गैस, वर्ग 17 का तत्व होगा हेलोजन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों के निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ के तत्वों के निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है घनत्व। देखिए दोस्तों, मेंडलीफ ने यानी मेंडलीफ आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया। परमाणु द्रव्यमान के यही पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी तो वो होगा, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछेगा तो परमाणु संख्या होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से परावर्तन कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए है बड़ा, ऑप्शन नंबर बी है छोटा, ऑप्शन नंबर सी है बराबर, ऑप्शन नंबर डी है बड़ा और छोटा दोनों। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न विकल्पों में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया एवं डायरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी है एड्स एवं रेबीज वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी है फाइलेरिया रोग का कारण फंजाई है। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है। फाइलेरिया रोग फंजाई के कारण नहीं होता, ये गोल कृमि के कारण होता है जिसको हाथी पाँव बोलते हैं। इसमें हाथी पाँव जैसे जैसे मोटा रहता है ना हाथी पाँव, वैसा हो जाता है इस बीमारी में। देखिए दोस्तों, ये सही है, यानी निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, सही है। मलेरिया एवं डायरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये भी सही है। एड्स तथा रेबीज वायरस के कारण फैलने वाला रोग है, ये भी सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है। ये गोल कृमि के कारण होता है, फंजाई के कारण नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किस अंगों के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है जर के द्वारा,
ऑप्शन नंबर बी है तना के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है पत्तियों में अवस्थित रंध्र द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 12 पॉइंट सॉरी 12.046 गुना 10 के पावर 23 अमोनिया में मोल की संख्या कितनी होगी? अमोनिया में मोल की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 1 मोल। ऑप्शन नंबर बी है 2 मोल। ऑप्शन नंबर सी है 3 मोल। ऑप्शन नंबर डी है 4 मोल। देखिए दोस्तों, 1 मोल बराबर कितना होता है? 1 मोल बराबर होता है 06.023 गुना 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर होता है। देखिए दोस्तों, इसका सीधा डबल कर दीजिएगा तो 12.046 इंटू 10 के पावर 23 होगा। इसलिए अमोनिया के 1 मोल में कितनी होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है चालन विधि से। ऑप्शन नंबर बी है संवहन विधि से। ऑप्शन नंबर सी है विकिरण विधि से। ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा विधि से। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विकिरण विधि द्वारा। विकिरण होगा। देखिए दोस्तों, विकिरण विधि द्वारा। ये गलत है, की होगा कि विकिरण। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए बल का एक रूप। ऑप्शन नंबर बी आयतन का एक रूप। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का एक रूप। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का एक रूप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है और उनकी परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसमें हमको बोलता है न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें परमाणु संख्या 23 है ना, परमाणु संख्या 23 है और परमाणु द्रव्यमान 23 है, अब परमाणु संख्या 11 है। तो किसी प्रोटॉन के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। देखिए, जिसमें हमको प्रोटॉन तो दिया है 11 है, द्रव्यमान कितना दिया है? 23 दिया है। इसमें हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या करेंगे? 23 में से 11 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 12। इसलिए दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सी हार्मोन सहायता होती है? बीज रहित पौधों में सॉरी बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्जिन, ऑप्शन नंबर सी है जिबरेलिन्स, ऑप्शन ऑप्शन डी है ऑक्जिन एवं जिबरेलिन्स दोनों। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन डी है फैब्रिन। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण, देखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल में, ऑप्शन नंबर बी है पीला में, ऑप्शन नंबर सी है हरा में, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी में। एसिटिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है दोस्तों? लाल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल में बदल देता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूट्रॉनों की खोज करता है, न्यूट्रॉनों की खोज करता है। ऑप्शन नंबर ए है एडरसन, ऑप्शन नंबर बी है गोल्डस्टीन, ऑप्शन नंबर सी है युकावा, ऑप्शन नंबर डी है पाउली। न्यूट्रॉनों की खोज करता दोस्तों क्या है? पाउली। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उस लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूर पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों इसमें लेंस सूत्र से निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसमें देखिए फोकस दूरी दिया है, वस्तु दूरी दिया है, लेकिन प्रतिबिंब दूरी निकालना पड़ेगा। प्रतिबिंब दूरी निकालने के बाद आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता निकलने के बाद उसकी दूरी निकल जाएगा। आवर्धन 4 निकलेगा और उसका ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर बनाइएगा तो इसका 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पायरेक्स कांच को अधिकतम समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है? पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी? ऑप्शन नंबर ए है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है लेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है बोरैक्स, ऑप्शन नंबर डी है फेरिक ऑक्साइड। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोरैक्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीधे ऊपर फेंका गया एक गेंद फेंकने वाले के हाथ में 6 सेकंड के बाद लौटता है, प्रारंभिक वेग कितना होगा? जी इक्वल टू 10 मीटर सेकंड, 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 20 मीटर सेकंड के बाद, ऑप्शन नंबर बी है 25
मीटर सेकेंड के बाद। ऑप्शन नंबर सी है 40 मीटर सेकेंड के बाद। ऑप्शन नंबर डी है 30 मीटर सेकेंड के बाद। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30 सेकेंड मीटर सेकेंड के बाद। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। वायु का मुख्य संगठक है। वायु का मुख्य संगठक है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए इसका यानी नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है। ये ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। 21% पाया जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, इसीलिए हम इसको वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन को मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, मान सकते हैं, यही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा का। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन का। ऑप्शन नंबर सी है ब्रोमीन का। ऑप्शन नंबर डी है आयोडीन का। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत का ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए दोस्तों, ओजोन परत के लिए ह्रास गैस उत्तरदायी है, वो है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। ऑप्शन नंबर ए है तांबा। ऑप्शन नंबर बी है सीसा। ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी है लोहा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम। यही सोडियम रहता तो पर भी सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को, ये सब को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है 1 न्यूटन इजकल टू 1 kg। ऑप्शन नंबर बी है 1 न्यूटन इजकल टू 1 kg। ऑप्शन नंबर सी है 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है 1 न्यूटन बराबर 1 kg सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। बाकी ये सब गलत है, ये सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था? ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है हागेल स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी है कोल ने। ऑप्शन नंबर सी है थीमान ने। ऑप्शन नंबर डी है साल्को तथा वास्की ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साल्को तथा वास्की ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप होते। किसी वस्तु के
जड़त्व की माप होती है। ऑप्शन ए है वस्तु की चाल से। ऑप्शन बी है वस्तु कहाँ स्थित है उससे। ऑप्शन नंबर सी है वस्तु के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वस्तु की जड़त्व की माप ऑप्शन नंबर सी यानी वस्तु के द्रव्यमान से मापी जाती है। जड़त्व वस्तु की द्रव्यमान से किसी वस्तु को जड़त्व यानी जड़त्व मापी जाती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। अस्थि यानी बोन है, यानी अस्थि क्या है यानी बोन क्या है। ऑप्शन ए है एपिथेलियम ऊतक। ऑप्शन नंबर बी है संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी पेशी ऊतक। ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। देखिए दोस्तों, अस्थि क्या है? संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक ये अस्थि की जगह पे आपको लिगामेंट हो, टेंडन हो, अस्थि हो, इनमें से कोई भी आप रहेगा तो आप संयोजी ऊतक के साथ जा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरीन गैस यानी Cl2 के परमाणु के बीच कौन सा बंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सहसंयोजी। ऑप्शन नंबर बी है आयनिक। ऑप्शन नंबर सी है उप सहसंयोजी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, क्लोरीन गैस के साथ हमेशा सहसंयोजी बंध बनते हैं। यही अधातु जितना भी है ना दोस्तों, अधातु जैसे O2 की बात करते हैं, O2 में भी बनेगा सहसंयोजी बंधक। यही एक तत्व धातु रहेगा, एक तत्व अधातु रहेगा तो उसके बीच आयनिक बंधन बनेगा। अधातु के बीच सहसंयोजी बंधक बनता है। अधातु और अधातु के बीच पूछेगा तो आयनिक बंधन बोलते हैं। इतना याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए क्लोरीन गैस के परमाणु के बीच कौन सा आबंध बनेगा? सहसंयोजी ऊतक। यही सोडियम क्लोराइड के बारे में अगर पूछेगा, सोडियम क्लोराइड के परमाणु के बीच कौन सा बंध बनेगा तो उसके बीच आयनिक बंधन बनेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। NaCl Na हो गया, ये हो गया धातु, Cl हो गया अधातु। इन धातु और अधातु के बीच हमेशा आयनिक बंधन बनते हैं। आयनिक बंधन बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो गोले को भट्ठी से बाहर निकाल जाता है और समान दशा में दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए है बड़े गोला की अपेक्षा छोटा गोला जल्दी ठंडा होगा। ऑप्शन बी है बड़ा गोला जल्दी ठंडा होगा। ऑप्शन में सी है दोनों गोला समान दर से ठंडा होगा। ऑप्शन में डी है छोटा गोला का ताप सबसे सॉरी दोस्तों, छोटा गोला का ताप पहले गिरेगा और तब फिर बढ़ना शुरू होगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ा गोला जल्दी ठंडा होगा। देखिए दोस्तों, बड़ा गोला क्यों ठंडा होगा? जैसे देखिए दोस्तों,
चाय अगर हम पीते हैं, चाय यही कप में पीते हैं और बाटी में लेके या छिपा में लेके पीते हैं, तो देखिए दोस्तों जिसका आयतन ज़्यादा रहता है वो जल्द ही ठंडा हो जाता है, जिसका आयतन कम रहता है तो वो देर से ठंडा होता है। इसीलिए दोस्तों बड़े गोला का आयतन यानी ज़्यादा है, छोटे गोला का आयतन कम है, इसीलिए दोस्तों बड़े गोला जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है लगभग 96%, ऑप्शन नंबर बी है लगभग 2%, ऑप्शन नंबर सी है लगभग 4%, ऑप्शन नंबर डी है लगभग 60%। देखिए दोस्तों मानव के मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा लगभग 2% होता है। यही जल का अगर पूछेगा तो जल का 96% होता है, जल का 96%, यूरिया के 2%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य के लिए श्रव्यता पराश्र 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहता है। सही है दोस्तों। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव कहते हैं। नहीं दोस्तों, 20 हर्ट्ज से कम, यहाँ पे अधिक नहीं होगा, कम रहेगा तो उसे अपश्रव कहते हैं, इसलिए ये दोस्तों ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनि को प्रासुर कहते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ये सही है दोस्तों। ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी उद्भेदन और भूकंप होने पर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सही है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है, इसीलिए गलत को हमको चुना था। ये पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पौधे में जल तथा खनिज लवण का परिवहन किस दिशा में होता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर बी है केवल नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर सी है ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों पौधे में जल तथा खनिज लवण जाइलम के द्वारा लेके जाया जाता है, जाइलम के द्वारा लेके जाया जाता है। तो खनिज और लवण सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर के लिए और जाता है, न कि ऊपर से नीचे के लिए और आता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा केवल ऊपर के लिए जाइलम। यही अगर फ्लोएम पूछेगा, फ्लोएम जल और खनिज लवण का परिवहन किस दिशा में करता है? फ्लोएम करता है दोनों दिशा में, ऊपर भी करता है और नीचे भी करता है। यही फ्लोएम के बारे में अगर पूछता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। यही जाइलम के बारे में पूछ रहे हैं तो इसलिए केवल ऊपर की तरफ होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए है प्यूपिल पर, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्निया पर, ऑप्शन नंबर सी है आइरिस पर, ऑप्शन नंबर डी है रेटिना पर। देखिए दोस्तों आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है सी है 2 से 4 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है 1 से 2 मीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
8 से 10 मीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। भोजन, देखिए दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है माइटोकॉन्ड्रियम। देखिए दोस्तों, भोजन का ऊर्जा में परिवहन माइटोकॉन्ड्रियम होता है, माइटोकॉन्ड्रियम, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक होते हैं, गोबर पर उगने वाला कवक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सैक्सिकोलस, ऑप्शन नंबर बी है टेरिकोलस, ऑप्शन नंबर सी है कर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर डी है क्रोपोफिलस। देखिए दोस्तों, गोबर पर उगने वाले कवक को कहते हैं क्रोपोफिलस, क्रोपोफिलस। यही अगर चट्टानों पर पूछेगा तो चट्टानों पर सैक्सिकोलस, यही अगर आपको भूमि पर पूछेगा, भूमि पर उगने वाले कवक को कहते हैं टेरिकोलस, यही अगर वृक्षों पर उगने वाले कवक को कहते हैं कॉर्टिकोलस। इसलिए गोबर पर पूछा है तो गोबर पर क्रोपोफिलस होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है गुर्दा से, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी है हृदय से, ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ा से। देखिए दोस्तों, गति प्रेरक किससे संबंधित है? पेस मेकर से, पेस मेकर से, पेस मेकर से संबंधित। पेस मेकर किससे संबंधित है? एस ए नोड से, एस ए नोड से। ऐसे नोड किससे संबंधित है दोस्तों? हृदय से, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों हृदय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं दोस्तों। एक विद्युत उपकरण को बैटरी से जोड़ने पर 10 वोल्ट का विभवांतर मिलता है। यदि विद्युत उपकरण में 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत उपकरण का प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 50 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 200 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 250 ओम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 200 ओम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, एनटीपी पर 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 11.2 लीटर, ऑप्शन सी है 44.8 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है 66.2 लीटर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11.2 लीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है इसका शरीर थैलेमस के आकार का होता है, सही है दोस्तों। इसमें क्लोरोफिल होता है, पौधा है, शैवाल एक पौधा है, इसमें क्लोरोफिल तो होता ही है, इसलिए ये भी सही है दोस्तों। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं दोस्तों, शैवाल है ना अधिकांश जो जलीय होते हैं। 3 सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत होगा दोस्तों, क्या है? गलत होगा। शैवाल के थैलेमस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं,
नहीं दोस्तों, ये उत्तक से नहीं बने होते, इसलिए दोस्तों ये गलत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणुओं में, ऑप्शन नंबर बी है हरे शैवालों में, ऑप्शन नंबर सी है कवकों में, ऑप्शन नंबर डी है लाइकेन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर हमारा यूट्यूब चैनल पे ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, M++ या M2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 30, ऑप्शन नंबर बी है 32, ऑप्शन नंबर सी है 34, ऑप्शन नंबर डी है 72। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर दिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में।